बैज था जो कि ऑक्टावा बीच था, और वो बहुत ज्यादा हैरानगी से उससे कहता है, तुम ऑक्टावा हो? फिर वो जोर चिल्लाता है और हैरानगी से ललित उसको देखती है। वो कहता है, डैम इट! लेकिन ललित उसको कहती है, सॉरी फादर, मेरा एक अच्छा रैंक नहीं है। वो जोर से जल्दी से खड़ा होता है, कहता है, क्या, कैसे? लेकिन अचानक से वो अपने मुंह को बंद करता हुआ कहता है, प्रिंसेस मुझे माफ कर दो, आपके फादर बहुत ज्यादा शौक थे, इस वजह से उनकी टंग स्लिप कर गई है। मुझे माफ कर दो सच में। और फिर वो कहता है, अनबिलीवेबल, और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, और वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। रेत में देखकर समझ चुकी थी, वो एक उकतावा थी जिसकी वजह से वो प्रीमिया के हाथों मैनिपुलेट नहीं हो सकती थी। वो डेथ डेथ पेन वाली नहीं बर्दाश्त करेगी, या वो सारी चीजें जो कि उसकी किस्मत में थी अब वो नहीं होंगी। तो वो ये बात का इरादा करती है कि वो इस चीज को अपने फादर से सीक्रेट रखेगी। उसके फादर बहुत ज्यादा खुशी खुशी उसको गले लगाते हैं, और वो उसे उसकी कंग्रेचुलेशन करते हैं उसकी इस रैंक की वजह से। कहते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। वो हैरानी से उसे कहती है कि हालांकि मेरा 4th रैंक है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि तुम मेरी पूरी दुनिया हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी प्लेस तुम रखो। तुम मेरी प्रिंसेस रहोगी और हमेशा यही रहोगी। और ये कहते हुए वो उसको जोर से हक करता है। लेकिन अगले ही लम्हे वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन उसके चेंज हो जाते हैं। लिलित भी नोट कर लेती है। अपने मन में कहती है, इसका चेहरा इतना ज्यादा स्कैरी हो गया है, मतलब कि इसके ज़हन में ज़रूर कोई ना कोई स्कैरीज़ आइडियाज़ होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि स्टार्ट के 3 लेवल जो हैं वो बैटलफ़ील्ड में जा सकते हैं। बाकी 3 के जो थे वो नहीं जा सकते। तो ये बात हो चुकी है कि वो एक लो रैंक की है और वो अनलिस्ट हो चुकी है। अब उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। अब इम्पीरियल जितना कोशिश कर ले, अब वो अपने उसूल तो नहीं बदल सकता। दूसरी जानिब जब वो बाकी लोगों को देखती है जो कि अब बैटलफील्ड में जाएंगे, उन सबका मुकद्दर वही जाने वाला है जो कि होना था स्टोरी में। और वो अब अपने फादर को इस बात पर बहुत ज़्यादा खुशी खुशी गले लगाती है कि अब मैं प्रीमिया के हाथों मैनिपुलेट नहीं होंगी, मैं उसके हाथों को कठपुतली ना बनूंगी, ना अपने फादर को बनने दूंगी। अगले ही लम्हे उसे याद आता है कि उसने वापसी में क्या देखा था। अपने फादर को बताती है कि अंकल जोसमैन, जो कि आप और मैं हम उनसे मिलने के लिए गए थे, वो ने मैंने एक बहुत ही ज्यादा बुरे लड़के के साथ देखा है। उसके फादर देखते हैं, कहते हैं, क्या तुम क्या कह रहे हो? जिस पर वो कहते हैं कि आपने कहा था कि वो आपके दोस्त हैं और वो आपकी मदद करेंगे किसी काम में। अगर वो आपके साथ नहीं है और उन्होंने आपसे दोस्ती नहीं की, वो एक बहुत ही ज्यादा बुरे लड़के के साथ मौजूद हैं जिसका नाम ब्रूस टैम्बर है, जो कि मर्क्यूरियस है। उसकी इस बात पर पहले तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं इनोक के। वो काफी देर तक कुछ सोचता है और खामोशी से उसकी बातों को सुनना शुरू कर देता है। लेत बहुत ज्यादा हड़बड़ाती घबराती हुई कहती है कि मैंने डैड उसे अंकल जॉसमैन को उसे उस गंदे लड़कों के साथ देखा था। वो बहुत ही ज्यादा हंस हंस के उसे बातें कर रहे थे। वो उसके दोस्त बन चुके हैं, ना कि आप, अब क्या होगा, आखिर क्या होगा अब। और अपने मन में कहती है कि डैड आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। ओरिजिनल स्टोरी में आपने कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी जोसेफ लॉटमैन को अपनी तरफ करने के लिए, लेकिन अब क्या हो गया है? लेकिन सामने से हम जो इनोक के एक्सप्रेशन देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा संजीदा हुए थे, बहुत सीरियस थे। उस एक्सप्रेशन के साथ वो उसको कहता है, मेरी प्रिंसेस मेरी बात सुनो। उसके इस एक्सप्रेशन को और उसकी बातों को सुनकर उसे एक तरह की अजीब सी फीलिंग आती है कि वो बयान नहीं कर सकती थी। उसे लगता है जरूर कुछ गलत हुआ है। लेकिन उसके फादर अच्छे से उसको समझाते हैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जोसेफ लॉटमैन उससे पहले मुझसे मिलने के लिए आए थे। हम एक ही टीम में मौजूद हैं और किसी को हमारे ऊपर शक ना हो, तो इस वजह से वो अब उससे दूसरे नॉबल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, जो कि इंपीरियल के फेवर करते हैं, उनके साथ दोस्त होने का सामने ड्रामा कर रहे हैं, ताकि किसी को भी हम पर शक ना हो। लिलित समझ गई थी कि वो उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से। फिर अचानक से वो उसके सामने एक लेटर का जिक्र करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस कुछ पार्ट्स में देख चुका है कि लिलित ने उसे एक लेटर लिखा था। आई थिंक आपको याद होगा। तो वो उसके सामने उस लेटर का जिक्र करते हैं। कहते ही ललित बहुत ज्यादा, क्या, किस लेटर की बात कर रहे हो आप? वो उससे हंसते मुस्कुराते हुए कहता है और थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशन एक बचकाना अंदाज में करते हुए कहता है, उसमें लिखा था, सुनो रॉबिन, सुनो, ड्यूक इनॉक रॉबिनस्टेन। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर उसका तो मुंह फटा रह जाता है। आगे
इनोक उसको कहता है उस लेटर की स्टार्ट इसी से हुई थी। काफी देर तक उन दोनों के बीच में खामोशी छा जाती है। लिलित कहती है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकती। मैं जोसेफ लॉटमैन के बारे में इतनी ज्यादा फिक्रमंद थी कि मैंने अपनी सारी हकीकत सामने उनके रिवील कर दी है। लेकिन मैं इस जगह पर अपनी स्ट्रेटेजी को पीछे नहीं कर सकती। मैं स्टार्ट से ही मुझे इस बात पर शक हो रहा था कि इन्हें मुझ पर शक है। मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं सस्पिशियस हो चुकी हूँ इससे पहले कि वो और ज्यादा सस्पिशियस हो। मुझे उनकी इस सस्पिशियसपन को कम करना पड़ेगा। और वो थोड़ा बचकाने अंदाज में उसको कहती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वो अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। वो यूँ कर रही थी कि बस मेरे लिए बेहतर है कि मैं इसको इग्नोर ही कर दूँ। लेकिन वो सामने से इनोक का एक्सप्रेशन देखती है, जो कि बहुत ज़्यादा उम्मीद भरी और ऐसे जैसे कि वो पकड़ी गई है, वो इस अंदाज में उसको देख रहा था। वो घबराई हुई खामोश अंदाज में काफ़ी देर तक देखती ही रहती है और काफ़ी देर तक इनोक भी उसको इसी तरह देखता रहता है। फिर वो हँसते-हँसते लोट-पोट होना शुरू हो जाता है। कहता है, कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो चुका था। निहित कहती, क्या सच में? इनो कहता है कि हाँ मेरी प्रिंसेस, सच में। और वो आगे कहता है, जब तुम इनोक उसे सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्या-क्या हुआ था और वो क्या करने वाले हैं। लिज हर चीज़ को समझ चुकी थी कि अब ये एक अंडरकवर ऑपरेशन है जो कि अब उसके फादर लॉर्ड बेन इन सारी चीज़ों के बारे में पहले ही अच्छे से जान चुके हैं। वो बंदे जो कि बहुत ज़्यादा दौलत के पावर के भूखे हैं, वो उन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। और ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाएगा जोसेफ लॉटमैन, ना कि उसके फादर के। हर किसी के सामने यूं दिखाया जाएगा कि उसके फादर से बेइंतहा नफरत करता है और उसको तबाह करने के लिए कुछ भी कर सकता है। यही सारे के सारे उनके प्लान्स थे। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपना जाल बुनना शुरू कर देंगे। आगे उसके फादर कहते हैं, तो हमने इन सारी चीज़ों को इस तरह करने का प्लान किया है। अब लिलित समझ चुकी थी कि अब उसकी एक्सप्लेनेशन कोई भी काम की नहीं, वो पकड़ी जा चुकी है। उसके फादर हर एक चीज़ को अच्छे से उसे बता रहे हैं। वो अब क्या करे? तो अब अपने मन में वो सारी की सारी चीज़ों को जानते हुए कहती है, मैं इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकती कि एक शार्प और टैक्टिस हर चीज़ के बारे में कितना अच्छे से और ध्यान से सोचता है। उसके फादर कहते हैं, चलो प्रिंसेस, अब टाइम हो चुका है सोने का, तो चलो सो जाते हैं। और वो उसके साथ उसी जगह पर सुकून से सो रहा था जबकि अपने मन में लिलित सोच रही थी, इन दी केस अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ और इस वजह से मुझे लोगों के ऊपर अपना जो शक है वो खत्म करना पड़ेगा। और इसके साथ वो आहिस्ता आहिस्ता उन सारे लोगों के बीच में एक छोटी बच्ची की तरह रहना शुरू कर देती है। बस वो सुबह उठती, खाती पीती, खेलती और सो जाती और जैसे कि छोटे बच्चे एंजॉय करते हैं वो इसी तरह करती। जैसे लोग उसको कहते वो इसी तरह करती। अब सीन शिफ्ट होता है। अब ललित को और किसी ने नहीं बल्कि हार्वर्ड के जो मास्टर थे उसने उन्हें यहाँ पर बुलाया था। सारे के सारे नाइट जो कि हर वक्त उसके साथ रहते थे उसके फादर के कहने के मुताबिक, उसे इस बात पर शक भी था कि उसके फादर ने जरूर उसके लिए कोई ना कोई इसमें कोई ना जासूस रख रखा है जो कि उसकी हर एक खबर को उस तक पहुंचाए। तो वो एक कैफ़े में आती है, जिस जगह पर वो कुछ कॉफ़ीज़, कुछ कोल्ड कॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स इस तरह की चीज़ों को ऑर्डर करती है। सामने से देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं, बल्कि वही बंदा था जो कि सारी की सारी चीज़ों को उसके पास लेके आता था। तो अब वो उसके सामने एक वेटर बन के आया था, तो वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती थी। तो वो सारी चीज़ें उसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि हमें हमारे ऊपर किसी को शक ना हो। और मैं पार्ट टाइम यहाँ पर काम भी करता हूँ लोगों का शक खत्म करने के लिए। तो तुम मेरे सामने एक फॉर्मली मेरे साथ बात करना कि जैसे किसी को हम पर शक ना हो। अब वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में पहले तो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है कि उसने उसने अकेडमी को बहुत अच्छे से वहाँ से ग्रेजुएशन हासिल कर ली है। दूसरा जोसेफ लॉटमैन, उसने उसे एक और जगह पर देखा था कुछ बंदों के साथ, जो कि मैंने जैसा आपसे पहले जिक्र कर चुकी हूँ उस बारे में वो बताता है। तो ललित कहती है कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ सारी चीज़ों के बारे में कि आखिर जोसेफ लॉटमैन के क्या इरादे हैं और वो क्या करने के बारे में सोच रहा है। टू बी ऑनेस्ट, आगे वो और कुछ रिको को बताता है लेकिन उससे पहले ही वो उसके मुंह में कैंडी ठूस देती है। वो देखकर हैरान, इस कैंडी में क्या है? वो कहती है, ये काफी ज्यादा मजेदार और यमी है, तो सोचा क्यों ना मैं इसका एक पाउच आपको दे दूं। और वो उसके सामने एक पाउच आगे करती है।
सामने रिको देखता है तो उसके अंदर उस वही हर्ब मौजूद थी जिसके ज़रिए उसकी बहन जो है वो बच जाती है। और वो काफ़ी ज़्यादा आहिस्ता-आहिस्ता करके उसको इस तरह की हर्ब दिए जा रही थी। तो वो अच्छे से उसको रिसीव करता है और उसका बहुत-बहुत शुक्रिया करता है। कहती है लिलित, ये तो एक बेसिक सी चीज़ें हैं हमारे काम के लिए। तो आगे वो उन दोनों की बातें इस तरह लगातार चल रही होती हैं, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा शॉक खबर रिको उसको उस वक़्त देता है, जब उसके मुँह में कॉफ़ी होती है और उसकी कॉफ़ी उसी जगह अटक जाती है। जब वो उसको बताता है कि मर्क्यूरियस ऑनिक्स अभी इरादा कर रहा है कि वो अपने एलिजिमेट चाइल्ड को वापस लेके आ सके। उसी समय वो अपनी सारी की सारी कॉफ़ी को वहीं थूक देती है।